एयरक्राफ्ट स्टडी चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फौजी बनने का सपना साकार करेंगे हम। जय हिंद दोस्तों, आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर नंबर 8 लेके आए हैं। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एयरफोर्स एंड नेवी में बार बार पूछे जाते हैं और इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं कि ये परीक्षा में दोबारा भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि अनुरोध करते हैं कि आप हमारे वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? एक कार 15 मीटर पर सेकंड के वेग से सड़क पर चल रही है। ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। एक कार जो है ये 15 मीटर, इसका वेग क्या है? वेग जो है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और इसकी ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी कितनी है? अवरोधन दूरी है 18 मीटर। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यदि इसी कार का वेग 25 मीटर पर सेकंड हो, ब्रेक लगाने पर वही मंदन उत्पन्न किया जाए तो कार की नई अवरोधन दूरी ज्ञात करो। कह रहा है इसी कार, इसको मान लेते हैं U1 और कह रहा है इसी कार की चाल यदि 25 मीटर पर सेकंड हो तो इसकी अवरोधन दूरी पूछ रहा है। अवरोधन दूरी को मान लेते हैं, ये इसकी D1 हो गई और इसकी D2 हो गई। इसकी अवरोधन दूरी पूछ रहा है और दोनों में कह रहा है मंदन सेम है। मंदन हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? मंदन, दोनों का मंदन सेम है तो अर्थात दोनों का मंदन कितना हो जाएगा? दोनों का मंदन A है, अर्थात दोनों का मंदन सेम है। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला होता है V² = U² प्लस 2G। S की जगह यहाँ पर अवरोधन दूरी हम क्या माने हैं? D माने हैं और G की जगह यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? मंदन A है, 2AD हो जाएगा हमारा। ब्रेक लगाने के पश्चात उस कार का अंतिम वेग क्या होगा दोस्तों? ब्रेक लगाने के पश्चात जब कार रुक जाएगी अंत में तो उसका अंतिम वेग हो जाएगा 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 = U²। लेकिन दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि जब मंदन होता है तो त्वरण किस में होता है? त्वरण होता है निगेटिव। तो इसी कारण से यहाँ पॉजिटिव होना होकर क्या हो जाएगा? निगेटिव 2AD हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से अब देखिए, इधर देखिए, तो यहाँ से जब इसको इधर लाएंगे तो इसमें हो जाएगा प्लस में, तो U² = 2AD। लेकिन यहाँ पर कह रहा है केवल प्रारंभिक वेग और अवरोधन दूरी से हमको मतलब है। ठीक, तो यहाँ पर 2A क्योंकि त्वरण दोनों से हम इसको हटा देंगे, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो U² = कितना हो जाएगा? D हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर देखिए तो U प्रोपोर्शनल √D। तो यहाँ से जब U1/U2 करेंगे तो हो जाएगा √D1/D2। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से U1 और U2 का मान हम रखते हैं। U1 का मान कितना दिया हुआ है हमारा? U1 का मान दिया हुआ है 15 और U2 का मान कितना दिया हुआ है? U2 का मान दिया हुआ है 25 = √18/D2 हमको निकालना है। देखिए दोस्तों, अब इसका स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 225/625 = 18/D2। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। किससे कैंसिल हो गया? 25 से कैंसिल होगा, 25 9 जाए, ये जाएगा 25। कितना आएगा हमारा? 9/, और इसको 2 से काट, 9 दूनी 18 और इधर 1 बचा तो D2 = कितना हो जाएगा? 25/2, अर्थात अवरोधन दूरी हमारी कितनी आएगी? 50 मीटर की अवरोधन दूरी आएगी। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर A हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? जब एक साइकिल चलती है तो उसके पहिए द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया घर्षण बल किस दिशा में कार्य करेगा? जब एक साइकिल चलती है, तो उसके तो पृथ्वी द्वारा उसके पहिए पर लगाया गया घर्षण बल किस दिशा में होगा? दोस्तों मान लेते हैं ये एक साइकिल है, ये मान लेते हैं एक साइकिल है, इसमें हैंडल लगी हुई है। जो ओरिजिनल साइकिल है लोकल साइकिल है। ठीक,
तो ये इसका अगला पहिया है और ये इसका पिछला पहिया है। तो जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया घर्षण बल है वो अगले पहिए में क्या है, ये अगला पहिया है और ये पिछला पहिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग ट्राई करेंगे तो आंसर जरूर आ जाएगा इसका। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगले पहिए में जो घर्षण पृथ्वी पर लगाए घर्षण बल है वो पीछे की ओर लगता है। किस ओर लगता है? अगले पहिए में घर्षण बल है वो पीछे की ओर लगता है, और जो पिछला पहिया है पिछले पहिए में किस ओर लगता है? आगे की ओर। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। अगले पहिए में पीछे की ओर घर्षण बल लगेगा और पिछले पहिए में आगे की ओर घर्षण बल लगेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि अगले पहिए में पीछे की ओर घर्षण बल लगेगा और पिछले पहिए में आगे की ओर घर्षण बल लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? शंकु लोलक का आवर्तकाल होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी लोलक होता है, कोई भी मान ले तो वस्तु, उसका आवर्तकाल होता है 2π/L/g। लेकिन शंकु लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो क्षैतिज से थीटा कोण बनाता रहता है। इसी कारण से इसका आवर्तकाल t हो जाता है 2π√L cos θ/g। ये होता है शंकु लोलक का आवर्तकाल। ये होता है शंकु लोलक का आवर्तकाल। ठीक दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, आकाश में उड़ता एक वायुयान क्षैतिज तल में यूं मोड़ लेता है। मान लीजिए कोई वायुयान ये इधर जा रहा है, वायुयान ये इधर जा रहा है, ये वायुयान इधर तरफ जा रहा है। तो जब ये यूं मोड़ लेगा तो ये किस ओर झुकेगा? मानिए दोस्तों, जब ये वायुयान इधर जाएगा, जब यूं मोड़ लेगा तो थोड़ा अंदर की तरफ झुकेगा। ऐसे देखिए, ऐसे जाएगी तो अंदर की तरफ थोड़ा झुक जाएगा। आप कभी भी आकाश में जब वो उड़ते हुए वायुयान को देखिए, जब वो मुड़ता है, यू टर्न लेता है, तो वो अंदर की ओर थोड़ा झुक जाता है। ये दोस्तों कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल पर आधारित है। आप इसको कई बार जरूर देखे होंगे, अर्थात इसका आंसर होगा भीतर की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु द्वारा कृत कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य होता है W = F × d cos थीटा। अर्थात हमारा cos थीटा पर मान आप निर्भर करता है, अर्थात डिपेंड करता है। cos थीटा का मान 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अर्थात हमारा किसी वस्तु द्वारा कृत कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 5वें का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? किसी चालक तार में धारा I होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v है। यदि उसी धातु के 2 गुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तो अनुगमन वेग होगा। दोस्तों धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है I = होता है NeAVT। तो यहाँ पर हमको केवल 3 चीज़ लेना है। धारा का नाम लिया है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल त्रिज्या का नाम लिया है और अनुगमन वेग का नाम लिया है। और हमसे पूछा क्या है? अनुगमन वेग पूछा है। तो VD = हो जाएगा दोस्तों I बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना क्या हो जाएगा? I/A। A = होता है πr², क्योंकि तार का जो व्यास होता है वो सर्कल में होता है, πr² हो जाएगा। अर्थात हमारा यहाँ पर हो जाएगा I/r²। तो यहाँ पर जब यहाँ पर V1 लेंगे और यहाँ पर V2 लेंगे तो हो जाएगा I1/I2 × R2/R1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चालक तार में धारा I होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v है। जब चालक तार में धारा I है तो यहाँ पर देखिए, जब
आई थी तो यहाँ धारा वो सॉरी वेग कितना था, वी था, तो वी कर दिया हम यहाँ पर, और यहाँ पर धारा आई कर दिए। I2 का मान हमको क्या दिया है, I2 का मान कहाँ है, जब धारा 2I हो, तो बाद में धारा कितना कर दिया है, 2I कर दिया है। और बाद में त्रिज्या मान लीजिए पहले कितनी थी, त्रिज्या R थी, और बाद में त्रिज्या भी कितना कर दिया है, त्रिज्या भी दोगुनी कर दिया है, अर्थात 2R कर दिया है। R2 की जगह कितना हो जाएगा, 2R का होल स्क्वायर। R से R यहाँ पर कैंसिल हो गया और I से I कैंसिल, तो V/V2 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1/2 बचा यहाँ पर, इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 कैंसिल और 2 बचेगा, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/2। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, जब इसे लघुपथित कर देते हैं तब इसका टर्मिनल वोल्टेज है। दोस्तों अगर विद्युत वाहक बल E है और उसके परिपथ को अगर लघुपथित कर देते हैं तो उसके टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना हो जाता है, उसके टर्मिनल वोल्टेज का मान 0 हो जाता है, अर्थात इसका मान कितना आएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जब भी कहीं शॉर्ट सर्किट का नाम ले तो वहाँ पर उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। दोस्तों अगर स्थिर आवेश की पहले बात करें तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन अगर गतिमान आवेश की बात करें तो गतिमान आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। अर्थात हमारा 8वें में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर स्थिर आवेश की बात करें तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, निम्न में किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। दोस्तों आपने 12th में पढ़ा होगा कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होता है वो उतनी ही अच्छी रीडिंग, मतलब त्रुटि नहीं रहती उसकी रीडिंग में। अर्थात वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होना चाहिए, तभी वो अच्छी रीडिंग मतलब कि बिना त्रुटि वाली रीडिंग लेता है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 9 में वोल्ट मीटर होगा। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, निम्न में कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए है रेडियो वेव मतलब रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर बी माइक्रो तरंगे। ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रावायलेट वेव तरंगे। ऑप्शन नंबर डी साउंड वेव। दोस्तों जो रेडियो वेव है अर्थात रेडियो तरंगे, रेडियो वेव और कौन सी है माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट वेव, अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट वेव एंड साउंड वेव। दोस्तों आप जानते होंगे ये कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट ये तीनों ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, किंतु साउंड वेव विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। अर्थात हमारे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध का मान दिया है R = 10 ओम, V = दिया है, V मतलब विभवांतर, V = दिया है हमारा V = 50 वोल्ट और प्रेरकत्व L का मान दिया है हमारा 10 हेनरी। 10 हेनरी इसका मान दिया है। कह रहा है पिंड में कुंडली में संचित ऊर्जा है। दोस्तों कुंडली में संचित ऊर्जा है जो इसका तो फार्मूला होता है 1/2 हाफ LI का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से V = कितना होता है, I का मान पहले हम निकाल लेंगे। V = होता है I × R। तो I का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R किधर ले आएंगे, V/, कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा।
अब यहाँ से V का मान हमको पता है, V का मान कितना है 50 है, 50 वोल्ट। R का मान दिया है 10 ओम, 0 0 कैंसिल, I इक्वल टू आएगा 5 एम्पियर। I इक्वल टू 5 एम्पियर आ गया। अब I का मान यहाँ पर हम रख देंगे तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू L का मान हमारा दिया है, ये देखिए L का मान 10 दिया है, इंटू I का मान 5 आया था हमारा, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर तो आएगा 1/2 से कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा ये 5 आएगा। तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, U इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 जूल, अर्थात हमारा 125 जूल ऊर्जा कुंडली में संचित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 है तथा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 12/5 है, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। ये दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों न्यूमेरिकल को जरूर नोट करते जाइए क्योंकि एयरफोर्स एंड नेवी के एग्जाम में 4 से 5 4 5 6 लगभग न्यूमेरिकल जरूर आते हैं और इसी फार्मूले बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष ग्लास के सापेक्ष एयर का वायु का अपवर्तनांक कितना है 2/3 दिया है हमारा। तो अगर इसका रिवर्स करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो एयर के सापेक्ष अर्थात वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा 3/2। दोस्तों जब इसको इधर से इधर कर दिए, पहले इधर था, जब इसको इधर से इधर कर दिया तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, अर्थात पहले ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक था 2/3, तो एयर के सापेक्ष अगर ग्लास का अपवर्तनांक निकालें तो इसको पलट देंगे हम। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 12/5 है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक अर्थात डायमंड, एयर के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक कितना है 12/5 है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात डायमंड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हमसे पूछा है, ये हमको निकालना है। दोस्तों इसका फार्मूला होता है डायमंड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक अपान वायु के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना आया था 3/2 आया था, हमारा कितना आया था 3/2 आया था, अपान वायु के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक 12/5, ये हमारा कितना आया था 12/5 आया था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आएगा, 3 × 5 अपान 2 × 12, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 × 4 12 या 4 × 9 8, अर्थात G इक्वल टू 5/8 हमारा आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, सर सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार किस पर कार्य करने के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के ध्रुवण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के व्यतिकरण और ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के प्रकीर्णन। दोस्तों आप इसको 12th के चैप्टर जरूर पढ़े होंगे, ये प्रिज्म शायद प्रिज्म वाले चैप्टर में है, प्रिज्म का अपवर्तनांक में चैप्टर में है। सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। दोस्तों इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों अगर दो लेंस दिया रहे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर दो लेंस दिया रहे तो उनके संयोजन कुल फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या दिया है, कुल फोकस दूरी दिया है हमारा 40 सेंटीमीटर, कुल फोकस दूरी दिया हमारा 40, तो यहाँ एफ की जगह कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 1/f1। पहले की फोकस दूरी कितना दूरी है 20, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 प्लस 1/f2 का मान हमको निकालना है।
तो 1/F2 इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा 1/40 माइनस 1/20। इन दोनों कैल्शियम में कितना आएगा 40 आएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, अर्थात -1/40। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 1/F का मान कितना आ गया -1/40। तो F इक्वल टू दोनों को उल्टा कर देंगे तो आएगा -40 अर्थात -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि एक अवतल दर्पण है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर F का मान कितना आ गया 40 अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। एक धातु की सतह पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर ए विकिरण की तीव्रता बढ़ानी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी विकिरण की तरंगदैर्घ्य बढ़ानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य घटानी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। दोस्तों प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अगर आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो प्रकाश की गतिज जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा वो बढ़ेगी, किंतु अगर तरंगदैर्घ्य को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। अर्थात अगर आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य को उल्टा करना पड़ेगा, तरंगदैर्घ्य को घटाना पड़ेगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विकिरण की तरंगदैर्घ्य घटानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अर्थात विकिरण की तरंगदैर्घ्य घटानी चाहिए। 15वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दोस्तों बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ क्या है हमारा, हीलियम गैस के लिए Cp तथा Cv का अनुपात है। दोस्तों Cp/Cv इक्वल टू होता है गामा, और हीलियम क्या है, एक अणु गैस है, अर्थात इसके लिए गामा इक्वल टू अब यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2/F, और एक अणु गैस के लिए होता है F का मान कितना होता है, F का मान होता है 3। तो F की जगह हम 3 रख देंगे तो Cp/Cv, तो Cp/Cv का अनुपात हमारा हो जाएगा 1 + 2/3। अब दोस्तों इसको सम कर लेंगे, इस कैल्शियम लेंगे तो आएगा 5/3, अर्थात हमारा 5/3 Cp/Cv का अनुपात आएगा 5/3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, सैद्धांतिक रूप से कार्नोट इंजन की दक्षता 100% है जब सिंक का ताप है। दोस्तों कार्नोट इंजन की दक्षता बराबर फॉर्मूला है ईटा इक्वल टू 1 - T2/T1, जहाँ T2 क्या है दोस्तों, T2 है सिंक का ताप। दोस्तों जब अगर हम T2 को 0 कर दें, T2 इक्वल टू 0 कर दें, T2 इक्वल टू अगर हम 0 कर दें तो ईटा इक्वल टू कितना आएगा 1, अर्थात कार्नोट इंजन की दक्षता कितनी हो जाएगी 100% के बराबर हो जाएगी। हमको T2 का मान 0 करना है, और T2 का मान यहाँ पर टेम्परेचर का मान हमेशा केल्विन में रखते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में एक भी ऑप्शन केल्विन में नहीं दिया है, अर्थात 0 केल्विन का मान किसके बराबर होता है, 0 केल्विन का मान होता है 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक दोस्तों, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर आंसर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 परम ताप T तथा गैस के अणु की वर्ग माध्यमूत चाल का अनुपात है। दोस्तों VRMS वर्ग माध्यमूत चाल बोलो 3kT/m, 3kT/m। तो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, √T के, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से
गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्तकाल होगा। दोस्तों सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल कितना होता है? T इक्वल टू होता है 2π/L/g। अगर हम दो सरल लोलक लेते हैं, यहाँ हो जाएगा T1/T2 इक्वल टू हो जाएगा √G2/G1। अर्थात अगर यहाँ G2 का मान क्या होगा, अगर हमको T2 निकालना है, T2 हमको निकालना है मान लीजिए, तो हो जाएगा T1 इंटू 2G1/G2, ये हमारा दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ से हमको अगर T2 का मान निकालना है, T2 का मान निकालना है तो हमको क्या करने पड़ेगा, G2 अगर G1, मेन बात पृथ्वी की तरफ से क्या हो रहा है दोस्तों, मुक्त रूप से गिर रहा है। जब कोई भी लोलक मुक्त रूप से गिर रहा होता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, आवर्तकाल अनंत हो जाता है। अर्थात T2 का मान कितना हो जाएगा, T2 का मान इनफाइनाइट अर्थात अनंत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी प्रोग्रामी तरंग का विस्थापन समीकरण y इक्वल टू 3 sin, समीकरण है y इक्वल टू 3 sin ब्रैकेट में 2000t-5x। इसके आगे क्या कह रहा है, जहाँ x दूरी मीटर में तथा t समय t सेकेंड में है, तरंग की चाल है। दोस्तों तरंग की चाल यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, तरंग की चाल पूछा, चाल हमको निकालनी है। दोस्तों इसको क्या कर देते हैं, 0 के बराबर कर देंगे। 2000t-5x इक्वल टू 0। अभी इधर ये 5x माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 2000t इक्वल टू 5x। अब दोस्तों t को x के अपॉन में ले जाएंगे, यहाँ पर अपॉन में ले जाएंगे, तो x/t इक्वल टू 2000/5 जिसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये देखिए x/t दूरी बटे समय अर्थात विस्थापन बटे समय क्या होता है दोस्तों, वेग होता है। यहाँ से आ जाएगा वेग बराबर 400 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा कितना हो जाएगा, 400 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारे यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके समक्ष हमेशा लेके आते रहेंगे जो आपको नेवी और एयरफोर्स में सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त होगा। जय हिंद दोस्तों।